Subscribe to my channel and press the bell icon for more such videos. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किस तरीके से परफॉर्म किया। अब हम पढ़ेंगे कि उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या कंक्लूड किया। सो फर्स्ट कंक्लूजन क्या है? Gametes bring something from parents which make a character appear in next generation. This something was called by him factor. सो ये हमने आगे भी पढ़ा था कि पेरेंट्स से गेमीट्स ट्रांसफ़र होते हैं और उन गेमीट्स के अंदर जो सेल प्रेजेंट होते हैं, मतलब गेमीट्स जिन सेल्स के बने होते हैं, वो सेल्स के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। लाइक ये सेल है तो उसके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और क्रोमोसोम्स में जो होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं। सो लाइक दिस इज अ डीएनए। अब डीएनए का एक पर्टिकुलर पार्ट जिसके अंदर किसी भी कैरेक्टर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी उसे जीन कहते हैं। ठीक है। सो बेसिकली पेरेंट्स से जो है वो जीन्स कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं प्रोजनी में, थ्रू गेमीट्स। तो गेमीट्स अपने अंदर कुछ लेकर आते हैं जिससे कैरेक्टर जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है। सो दिस समथिंग वॉज कॉल्ड बाय हिम फैक्टर। अब हम इसे जीन कहते हैं बट मेंडल ने उसे फैक्टर नाम दिया था। ओके। सो सेकेंड पॉइंट क्या था? देयर आर पेयर्स ऑफ यूनिट फैक्टर्स, वन इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट। कि जो यूनिट फैक्टर्स की हमने अभी बात की, ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं एंड वन इज इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट, कि एक पेरेंट से एक यूनिट फैक्टर आता है। सो जो किसी भी कैरेक्टर के यूनिट फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। अगर टॉलनेस का कैरेक्टर है तो उसके जो यूनिट फैक्टर्स है कैपिटल टी, ये भी हमेशा पेयर में प्रेजेंट है। ड्वार्फनेस का कैरेक्टर है तो उसके भी यूनिट फैक्टर्स पेयर में प्रेजेंट है, स्मॉल टी। इवन जो प्रोजनी है उसके अंदर भी जो दोनों यूनिट फैक्टर्स है वो पेयर में प्रेजेंट है, कैपिटल टी स्मॉल टी, जबकि रिप्रेजेंट एक ही होता है, ये हमें पता है। और ये जो प्रोजनी में यूनिट फैक्टर्स प्रेजेंट है ये भी पेयर में है ना। सो और इनमें से एक जो फैक्टर है वो टॉल पेरेंट से आया है, एक ड्वार्फ पेरेंट से आया है। मतलब वन फैक्टर इज इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट। ठीक है। ये जो दो कंक्लूजन्स थे इससे मेंडल ने कौन सा लॉ फॉर्मुलेट किया? लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स। सो व्हाट दिस लॉ स्टेट्स, various hereditary characters are controlled by factors and there is pair of factors for each character. An individual receives one factor for a trait from each parent. So कोई भी hereditary character हो उसे फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। लाइक अगर टॉलनेस की बात करें तो जो टॉल कैरेक्टर है उसे भी फैक्टर ही कंट्रोल करते हैं, कैपिटल टी। और ये जो फैक्टर है हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और ये जो पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर्स है ना, इनमें से एक फैक्टर एक पेरेंट से आया और दूसरा फैक्टर दूसरे पेरेंट से आया। ठीक है। सो ये था लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स। सो अब नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है? सर्टेन फैक्टर्स डू नॉट एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर्स इन एन इंडिविजुअल बट सच फैक्टर्स में एक्सप्रेस इन द लेटर जनरेशन। के हो सकता है कुछ फैक्टर्स अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए, अपने कैरेक्टर्स को फिनोटिपिकली शो ना कर पाए कि इंडिविजुअल में, बट उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगी उसके अंदर वो फैक्टर्स अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था उसके अंदर जो सारी F1 जनरेशन थी वो हेट्रोजाइगस टॉल थी, जबकि यहाँ पर टॉलनेस और ड्वार्फनेस दोनों के एलील्स प्रेजेंट थे, बट जो टॉलनेस का एलील था वो डोमिनेंट था। इसके कारण ड्वार्फनेस का एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया और जो सारी F1 जनरेशन थी वो हेट्रोजाइगस टॉल थी। बट जब हमने F1 जनरेशन की सेल्फ पॉलिनेशन करवाई तो F2 जनरेशन में ड्वार्फनेस का एलील दोबारा से एक्सप्रेस हो गया इन द होमोजाइगस कंडीशन, जो इन द F1 जनरेशन नहीं एक्सप्रेस हो पाया था। सो इस कंक्लूजन से मेंडल ने फॉर्मुलेट किया लॉ ऑफ डोमिनेंस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वन फैक्टर इन अ पेयर में एक्सप्रेस इटसेल्फ एंड प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ अदर। कि जैसे कि अब फैक्टर्स अगर पेयर में प्रेजेंट है इन हेट्रोजाइगस कंडीशन तो उसमें से एक ही फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा और जो दूसरा फैक्टर है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। सो जो फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा उसे कहेंगे डोमिनेंट फैक्टर और जो नहीं कर पाएगा उसे कहेंगे
रिसेसिव फैक्टर, सेम लाइक डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील, जो हमने पहले टर्मिनोलॉजीज वाली वीडियो में किया था। सो जो मेंडल ने नेक्स्ट लॉ फॉर्मुलेट किया वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द फैक्टर्स ऑफ ईच कैरेक्टर सेग्रीगेट और सेपरेट ड्यूरिंग gamete formation so that each gamete receives only one factor for each character and is always pure. So according to law of segregation, during gamete formation जो यूनिट फैक्टर्स होते हैं वो सेग्रीगेट कर जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ताकि हर एक गेमीट के अंदर सिर्फ एक ही यूनिट फैक्टर जाए। लाइक अगर टॉलनेस का करेक्टर है उसके 2 फैक्टर्स हैं, बट एक गेमीट के अंदर सिर्फ एक ही फैक्टर जाएगा एक करेक्टर के लिए। ओके, सो नेक्स्ट कंक्लूजन क्या था? ट्रेट्स डू नॉट ब्लेंड। मतलब अगर 2 फैक्टर्स प्रेजेंट हैं जो कॉन्ट्रास्टिंग है, ठीक है, तो इनमें से सिर्फ एक ही फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। मतलब या तो वो इंडिविजुअल टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। ऐसा नहीं है कि कोई थर्ड ट्रेट एक्सप्रेस हो जाएगी कि मतलब ना वो इंडिविजुअल ज़्यादा लंबा होगा ना ही कम हाइट वाला होगा, कुछ बीच की हाइट होगी उसकी, ऐसा नहीं है। बट अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ऐसा तो होता है कि मतलब कोई इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी हाइट ना ज़्यादा लंबी होती है ना ज़्यादा छोटी होती है। सो वो इस एक एक्सेप्शन है, ठीक है, और ये हम एक्सेप्शंस आगे पढ़ेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस की क्या एक्सेप्शंस थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज 2 फैक्टर्स ऑफ अ कैरेक्टर आर सिमिलर इन इंडिविजुअल्स दैट ब्रीड ट्रू and are dissimilar in individual that do not breed true. This means कि किसी इंडिविजुअल के अंदर जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए फैक्टर्स हैं वो सेम है। मतलब अगर हम बात करें हाइट की, तो जो हाइट के लिए दोनों फैक्टर्स हैं वो टॉलनेस के ही हैं, तो वो इंडिविजुअल ट्रूली ब्रीड करते हैं। मतलब जब हम उनकी सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे तो जो प्रोजनी आएगी वो सारी होमोजाइगस टॉल होगी, मतलब कोई भी ड्वार्फनेस का कैरेक्टर शो नहीं होगा। सो दीज इंडिविजुअल्स विच हैव बोथ द फैक्टर सेम फॉर अ कैरेक्टर ब्रीड ट्रूली। ये था मेंडल का कंक्लूजन। सो लास्ट कंक्लूजन ऑफ मेंडल वाज ऑब्जर्व्ड रेशो ऑफ 3:1 was actually the hidden ratio of 1:2:1। दिस मीन्स जो फिनोटिपिक रेशो है 3:1 वो जीनोटिपिक रेशो 1:2:1 में ही छिपी हुई है, क्योंकि अगर हम देखें 1:2 ये सब इंडिविजुअल्स टॉल हैं फिनोटिपिकली, और अगर हम 1+2 कर दें तो जो हमारे पास रेशो आएगी वो फिनोटिपिक रेशो ही होगी। सो दीज वर द कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस and various laws formulated from those conclusions. Thank you.